माई यूट्यूब चैनल अटेंशन एग्जाम। मैं सुमन सौरभ आपके लिए एनडीए का प्रीवियस क्वेश्चन लाया हूँ जो जनरल एबिलिटी टेस्ट 2014 सेकंड पेपर है। स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला 7 जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग 7 यानी कि निम्नलिखित 7 प्रश्नों में दो यानी कि स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपको इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर इन प्रश्नों के उत्तर चुनने। इसका हिंदी में बता दिए, ठीक है। कोड 1 दिया हुआ है। कोड 1 में देखिए क्या कहता है, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड स्टेटमेंट 1 यानी कि कहता है दोनों कथन जो है सत्य है और स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट 1 का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। और बी में कहा रहा है कि दोनों कथन जो है सत्य है किंतु स्टेटमेंट सेकेंड जो है स्टेटमेंट 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, ठीक है। और थर्ड में कह रहा है स्टेटमेंट 1 जो है सत्य है। क्या? स्टेटमेंट 1 जो है सत्य है किंतु स्टेटमेंट सेकेंड जो है असत्य है, ठीक है। और डी में कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। समझिए। और पहला क्वेश्चन है देखिए 51 नंबर कहता स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया हुआ है ग्रैंड बैंक्स आर वन ऑफ द मेजर फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए वास्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसका मतलब इसका हिंदी हो गया आपका, कहता है बृहद महाद्वीपीय सेल की विद्यमानता के कारण ग्रैंड बैंक्स विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों में से एक है। पहला कथन का दिया। और स्टेटमेंट सेकेंड कहता है प्लैंकटॉन्स ग्रो इन द सॉलो वाटर्स यानी कि प्लवक उथले जल में उगते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या? स्टेटमेंट 1 यानी कि स्टेटमेंट 1 में क्या कहता है बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। देखिए फिर से वही है, इस तरह स्टेटमेंट करके 7 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है, जनरल एबिलिटी में। सेकेंड क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 में कह रहा है आपका अमीमा एक कोशिका जीव है। क्या? अमीमा एक कोशिका जीव है और अकेली कोशिका जीवित जीव के सभी कार्यों को करती है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 में कहता है कोशिका जीवित जीव की मूल इकाई है। क्या है? कोशिका जो है जीवित जीव की मूल इकाई यानी कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा देख लीजिए दोनों का, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 52 का बी नंबर यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और स्टेटमेंट 3 देखिए क्या कहता है, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका स्टेटमेंट 1 में कह रहा है द फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स एंड इमेज ऑफ रूलर्स वेयर इजूड बाय द कुशांस यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोले तो कहता है कि शासकों के नाम और चित्र धारण करने वाले पहले सिक्के कृष्णों द्वारा जारी किए गए थे। क्या? शासकों के नाम और चित्र धारण करने वाले पहले सिक्के कृष्णन द्वारा जारी किए गए थे। और स्टेटमेंट 2 में कहता है सोने के पहले सिक्के कृष्णन द्वारा जारी किए गए थे, यानी कि 53 का क्या हो जाएगा डी में क्या था आपका डी में था आपका स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू यानी कि पहला गलत है और सेकेंड राइट है, ठीक है। पहला जो है रॉन्ग है और सेकेंड जो है राइट है, ठीक है। 54 में है स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है कहता है जहांदार शाह यानी कि जहांदार शाह के शासनकाल का शीघ्र ही जनवरी 1713 ईस्वी में समापन हो गया। क्या? जहांदार शाह के शासनकाल का शीघ्र ही जनवरी 1713 में समापन हो गया। और स्टेटमेंट 2 में कह रहा है उसे उसके भतीजे फरुख सियर ने
आगरा में हराया। क्या कहता है, उसे उसके भतीजे फरूख सियर ने आगरा में हराया। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 54 का ए, यानी कि बोथ जो है करेक्ट सही है, दोनों जो है स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 55 में स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है, कहता है रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियां और ब्रिटिश राजनीति की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारण पिट्स इंडिया एक्ट पारित करने की आवश्यकता हुई। ठीक है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है। और सेकंड में कह रहा है पिट्स इंडिया एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कामकाज और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च अधिकार देगी। इसका आंसर हो जाएगा 58 का बी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है एकदम पूर्ण रूप से सही है, स्टेटमेंट दोनों सही है। ठीक है, अब 56 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है यह आवश्यक नहीं है कि, स्टेटमेंट वन बोल रहा है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी वार मैग्नेट हैज़ वन नॉर्थ पोल एंड वन साउथ पोल, यानी कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक दंड चुम्बक में एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है। और सेकेंड में कह रहा है मैग्नेटिक पोल्स ओकोर इन पेयर, यानी कि चुंबकीय ध्रुव युग में होते हैं। क्या हो जाएगा 56 का डी, यानी कि 56 का क्या था, 56 में डी का आंसर, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू, यानी कि फर्स्ट जो फॉल्स है और सेकेंड ट्रू है। क्या, फर्स्ट फॉल्स है और सेकेंड ट्रू है। सेकेंड ट्रू क्या है, चुंबकीय ध्रुव युग में होते हैं। ठीक है, ये सही है। और फर्स्ट में क्या था, इट इज़ नॉट नेसेसरी, कहता है यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक दंड चुम्बक में एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो। ये तो सरासरी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, ये है लास्ट स्टेटमेंट वाला। ठीक है, कहता है स्टेटमेंट फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज एक्ट अपॉन बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी कि कहता वृत्ताकार पथ में गतिमान पिंड पर अभिकेंद्र बल कार्यशील रहता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है। और स्टेटमेंट सेकंड में कह रहा है पिंड पर कार्यशील अभिकेंद्र बल उसको वृत्तीय पथ पे घूर्णन रखने के लिए कार्य करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, यानी कि स्टेटमेंट सी में देखिए क्या था आपका, स्टेटमेंट सी में क्या था, कथन वन सत्य और कथन दो गलत, यानी कि स्टेटमेंट जो है 57 का फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। सही क्या था, कहता है ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज एक्टेड अपॉन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो सही है, और सेकंड जो है गलत है, यानी क्या हो जाएगा, ये सही है और वो गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 58 नंबर। चलिए ठीक है, इसमें से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, कौन जो है निम्नलिखित में से स्टेटमेंट सही है। तो पहला है, इसको हिंदी में हम बताते हैं, पहला कहता है चीन सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहते हैं। क्या, टाइफून कहते हैं, यानी कि द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ चाइना सी आर कॉल्ड टाइफोन्स। ठीक है, नेक्स्ट कहता है वेस्ट इंडीज के उष्णकटिबंधीय चक्रवातियों को क्या, टॉर्नेडो कहते हैं। क्या, टॉर्नेडो कहते हैं। और 3 नंबर कहता है द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड वैली वेल्स, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विलीज कहते हैं। क्या, विली विलीज कहते हैं। और नेक्स्ट है 4 नंबर, प्रति चक्रवात संभवन में परिणाम स्वरूप तूफानी मौसमी दशा होती है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, यानी कि 58 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3 में देखिए क्या है, कहता है पहला जो 1 और 3 में था चीन सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हम लोग टाइफून कहते हैं। चलिए एक आप ये भी याद कर लिए, चीन सागर के यानी कि द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ चाइना सी आर कॉल्ड टाइफोन्स, ये सही है। ठीक है, ये सही है आपका, यानी कि फर्स्ट नंबर सही है और थर्ड नंबर सही, यानी कि द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, विली विलीज कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साइक्लोन को हम लोग क्या कहते हैं, विली विलीज कहते हैं, और चीन के साइक्लोन को हम लोग क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर, देखिए
59 नंबर कहता है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज एशियन मेंबर, यानी कि 59 में कहता है, हिंदी में बताते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशियन का सदस्य नहीं है, एशियन का सदस्य नहीं है। कौन नहीं है? कंबोडिया या लाओस या म्यांमार या ताइवान। तो कौन नहीं है? 59 का क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ताइवान जो है नहीं है। ठीक है, ताइवान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर। 60 नंबर कहता है हीट गिवन टू ए बॉडी विच राइजेस इट टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज। तो क्या कहते हैं उसको हम लोग, इसका हिंदी में आपको बताते हैं। कहता है किसी पिंड को दी गई उष्मा जो उसके तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, क्या कहलाता है? क्या है क्वेश्चन? किसी पिंड को दी गई उष्मा जो उसके तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे तो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? तापीय क्षमता कहलाता है। यानी कि क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि थर्मल कैपेसिटी कहते हैं उसको। क्या? थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसको बैलेंस करना है। कंसीडर द फ्लोइंग रिएक्शन, इसको बैलेंस कीजिए। देखिए बैलेंस हम करके देते हैं इसको, तो इसको बैलेंस करना है। XaS2S3 है प्लस YO2 है इक्वल टू रिएक्शन दिया है इधर ZaS2O3 है प्लस WSO2। तो क्या क्या डालना है जो हम लोग रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ हम लोग 2 लगा देंगे। ठीक है, इस साइड 2 लगा देंगे और इस जगह Y पे जगह हम लोग 9 लगा देंगे। ठीक है, और Z के जगह पे हम लोग लगा देंगे क्या? 2 लगा देंगे और W पे जगह 6, तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा Y पे जगह पे, Z पे 2 और W पे 6, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए बैलेंस हो जाएगा, यानी कि 61 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो टोटल बैलेंस कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 9 हो जाएगा। क्या ये पूछ रहा है? वाई पे जगह पे क्या होगा? तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है वाई, यहाँ जो है XYZW, तो वाई की जगह पे क्या होगा? तो वाई जगह पे क्या हो गया मेरा? 9 हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, 61 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। 62 में कहता है, देखिए 62 क्वेश्चन नंबर है कि ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यू इन्वॉल्व, क्या हो जाएगा? यानी कि क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और क्या है? क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? पहला है केवल सूत्री कोशिका विभाजन, यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली, और दूसरा है सूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दोनों होगा, और तीसरा है केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, और चौथा है केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो 62 का क्या हो जाएगा बताइए? 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा? केवल सूत्री कोशिका विभाजन, यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर। चलिए 63 देखते हैं आपका। 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका कि रोटेंड्रम ऑफ नीदरलैंड्स इज लार्जली फेमस फॉर, तो किसके लिए फेमस है बताइए? कहता है नीदरलैंड का रोटरडैम अधिकांशतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? ये 63 नीदरलैंड पूछ रहा है, किसके लिए है? 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए क्या है पहले? वस्त्र, यानी कि वस्त्र। ऑप्शन नंबर 2 है दुग्ध व्यवसाय, और सी है पोत निर्माण, और चौथा है कागज उद्योग। क्या हो जाएगा? कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री। तो किसके लिए है? ऑप्शन नंबर 63 का हो जाएगा सी, यानी कि पोत निर्माण, यानी कि सी बिल्डिंग में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। कहता है इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अच्छा ग्राफ कहता है बनाने के लिए, देन द ऑब्जेक्ट अंडरगोसिस, यानी कि 64 में कहता है यदि किसी पिंड की गति को दूरी समय आलेख में समय अक्ष के समांतर सरल रेखा के रूप में निरूपित किया जाता है तो पिंड क्या करता है? तो पिंड क्या करेगा? हम आंसर बताते, ग्राफ भी बताएंगे आपको। 64 का ऐसे आंसर हम बता देते हैं। तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका
डी यानी कि शून्य वेग में चलेगा, ये जीरो वेलोसिटी मोशन में। देखिए आपको हम बता देते हैं इसका। ये देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस पे, तो ये चलिए हम बता देते हैं। ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस, ये क्या हो गया मेरा डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस हो गया। और ये जो है देखिए पैरेलल एक्सिस में कर दी, तो वेग शून्य, वेलोसिटी जीरो हो गया। देखिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा शून्य। क्वेश्चन ही पूछ रहा है आपका, यदि किसी पिंड की गति को दूसरी समय आलेख की समय अक्ष के समांतर, समान यानी कि पैरेलल कह रहा है, सरल रेखा के रूप में निरूपित किया जाता है, तो पिंड क्या करेगा, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ बता दिया आपको, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसको हम पैरेलल पे ले गए तो यानी कि वेलोसिटी मेरा जीरो हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 नंबर। कहता है 65 नंबर क्वेश्चन समझिए। कहता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ MgCO3 कॉन्टेंस 24.00 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द मोलर मास ऑफ MgCO3 इज 84.30 ग्राम मोल, यानी ग्राम प्रति मोल है, ठीक है। नहीं कहता है 65 क्वेश्चन नंबर में कितने ग्राम MgCO3 में 24 ग्राम ऑक्सीजन होगा। MgCO3 का मूल्य द्रव्यमान 84.30 ग्राम प्रति मोल है, तो कितने हो जाएगा इसको हम चलिए बताते हैं। चलिए ठीक है, हम इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। सवाल देख लीजिए आप लोग, देखिए बनाइए भी, हम बताते हैं ऐसे। MgCO3 चलिए हम बताते हैं। यहाँ MgCO3 दिया हुआ है, यहाँ MgCO3 दिया यानी कि ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 होता है, यानी कि रुकिए, यानी कि एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16, यानी कि 16 गुना 3, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, देखिए 16 गुना 3 कितना हो जाएगा 488 हो गया, 488 हो गया। तो ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल ग्राम कितना हो जाएगा, यानी कि दिया हुआ है कितना दिया हुआ मेरा, दिया हुआ है यानी कि 84.30 दिया हुआ है, 84.30 मोल दिया हुआ है। तो बहुत ईजी है इसको निकालना। देखिए क्या करना है तो बता देते हैं। इसको करना है यानी 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बाय 84.3 MgCO3 इक्वल टू 24 ग्राम ऑक्सीजन का ले लेना है, और x जो है निकालना है ग्राम में MgCO3 में, ठीक है, MgCO3 में निकालना है। हम फिर से बता देते हैं नहीं तो इसको, ठीक है। चलिए इसको हम फिर से बता देते हैं क्या करना है। 48 जो है ये ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का ले लेना है, ठीक है, ऑक्सीजन का ले लेना है 48, और 84.3 MgCO3 का ले लेना है, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे 24 ग्राम ऑक्सीजन का ले लेना है बाय x का मान निकाल लेना है, ग्राम ऑफ MgCO3 निकाल लेना है। तो हम x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, x का मान मेरा वैल्यू हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 42.15, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। कहता है विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शनल ऑफ लीवर, यानी कि कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है। तो पहला क्या है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, और दूसरा कहता है यूरिया का उत्पादन, और सी में कह रहा है आपका मृत एवं क्षय हो चुकी लाल रुधिर कोशिकाओं का विनाश, यानी कि, और डी में कहता है खाद का और अजीर्ण आहार में से जल के अधिक्य का अवशोषण। तो इसका क्या हो जाएगा 66 का आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। 66 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि खाद का, यानी कि एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द
इंडिगेस्टेड फूड, ठीक है, यानी कि खाद का और अजरीन आहार में से जल के आधिक्य का अवशोषण, ठीक है, इसका जो है ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 नंबर, कहता है 67 में निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक क्षेत्रकों का भारत में जीडीपी में उनके योगदान के आधार पर घटते क्रम में सही अनुक्रम लगा। Which one of the following is the correct sequence of economic sector in terms of their contribution to the GDP of India and decreasing order? Decreasing order में बोल रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 67 का? बताइए बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है सेवा उद्योग या कृषि, ऑप्शन बी में कह रहा है कृषि उद्योग सेवा, या ऑप्शन सी में बोल रहा है उद्योग सेवा कृषि या कृषि सेवा उद्योग। क्या हो जाएगा 67 का हो जाएगा ए, यानी कि क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है, यानी कि सर्विस इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर हो जाएगा, यानी कि सेवा उद्योग कृषि जो है घटते क्रम में सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, कहता है ए फोर्स वेक्टर एफ एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड moves the charge parallel to the magnetic field with velocity vector v, then vector f is equal to where vector e and vector b are electric field। यहाँ दे दिया है वेक्टर ई जो है और वेक्टर वी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली, यानी कि कहता है हिंदी में क्वेश्चन, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक विद्युत आवेश q पर कार्य एक बल वेक्टर एफ आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वेक्टर भी वेग से गति कराता है, तो वेक्टर एफ किसके बराबर है? तो किसके बराबर है, चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। पहले 68 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। हम इसको बताते हैं कैसे हो जाएगा क्यू वेक्टर ई, यानी कि देखिए 68 को कैसे बनाएंगे हम, तो बहुत इजी है, हम लोग ऐसे भी जानते हैं फोर्स ऑन द चार्ज क्यू वीटी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही हम बता देते हैं। लीजिए हम बता देते हैं, वेक्टर ई, यानी कि वेक्टर ई जो है फोर्स ऑन द चार्ज क्यू जो है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या फोर्स ऑन द चार्ज क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी कि ई, यानी यहाँ पर डायरेक्ट ही फार्मूला होता है, जानते ही हैं कि वेक्टर एफ जो है ई के है नीचे क्वेश्चन में दिया गया है और क्यू जो है ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी कि आ गया वेक्टर, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ ही था, देखिए ई एंड यहाँ पे दिया हुआ है ई एंड बी, वेक्टर ई एंड वेक्टर बी आर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली, यानी कि वेक्टर एफ जो है ई हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर क्यू वेक्टर ई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 69 नंबर, क्या 69 नंबर। चलिए 69 नंबर क्या कहा है क्वेश्चन, कहता है व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन में कहता है निम्नलिखित समीकरण में उपाचक क्या है, उपाचक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, तो कौन है इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन 69 नंबर, HaSO2 एक्वस SN2, कौन है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताते हैं 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि HaSO2 क्या हो जाएगा HaSO2 एक्वस, क्या ये हो जाएगा, ठीक है, ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि क्या बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन है, इसका आंसर हो जाएगा 70 का क्या हो जाएगा, 70 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि मूत्र मार्ग, यानी कि यूरेथ्रा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 71 देखिए, कहता है यदि लंदन से सोमवार को 1:45 बजे अपराह्न में एक समाचार प्रसारित किया जाता है। कितना बजे? 1:45, ठीक है, 45 मिनट पर। तो ढाका 90 डिग्री ईस्ट में उसे किस दिन और किस समय सुना जाएगा? ढाका में पूछ रहा है 90 डिग्री ईस्ट, तो कब सुना जाएगा बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ये इसका आंसर हो जाएगा 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 7:45 PM ऑन मंडे को ही सुना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझे? यह कहता है यदि लंदन से सोमवार को 1:45 बजे अपराह्न में एक समाचार प्रसारित किया जाता है, ठीक है, 1:45 में, तो ढाका 90 डिग्री ईस्ट में उसे किस दिन और किस समय सुना जाएगा? तो सोमवार को 7:45 में सुना जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन कितना है? 72 नंबर। 72 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट पैरामीटर्स फॉर द कॉमन डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया। क्या बोल रहा है? भारत में सामान्य घरेलू विद्युत प्रदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन सही है? तो कौन सा प्रचालन सही है बताइए? 72 का 72 का आंसर क्या हो जाएगा? 72 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, यानी कि द करेक्ट पैरामीटर ऑफ डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया आर वोल्टेज 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ AC 50 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 नंबर हो जाएगा। 73 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड एज सॉप। तो यानी कि इसका हिंदी में क्या बोलेंगे? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वाधिक संभावित हैं? सबसे अधिक कौन से है जो साबुन में यूज किया जाता है, साबुन के रूप में यूज किया जाता है? 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 73 का, सॉरी 73 का आंसर क्या हो जाएगा? 73 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, CH3CH2 का होल 12 COONA, यानी कि CH3CH2 होल 20 CH3CH2 होल 12 COONA is most likely to be used as soap. A soap is the sodium salt of a long chain कार्बोऑक्जेलिक एसिड। क्या? कार्बोऑक्जेलिक एसिड। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। बोल रहा है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कोल्ड ब्लडेड। क्या बोल रहा है? 74 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी असमतापी है? ठीक है, 74 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, शार्क। क्या हो जाएगा? शार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। ये तो कॉलम बना हुआ है, मिलान चिन्ह करना है, तो बताते डायरेक्ट हम इसका आंसर ही बताते हैं। 75 का क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। क्या? 75 का इसका आंसर ए, यानी कि हम बताते हैं, यानी कि ए का जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि ये ए नंबर का हो जाएगा, यानी कि इस शार्क जो है ये इसका हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, और बी का ये इसका हो जाएगा। ठीक है, और सी वाला जो हो जाएगा, सी का 3rd हो जाएगा, ये इसका ही हो जाएगा, और ये इसका हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए आप। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में जारी किया जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।